नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। समझाइश की शक्ल में नसीहत का ये बीजेपी का तरीका है। दरअसल मोदी सरकार पर सीएम गहलोत का जुबानी हमला मुसलसल जारी है। सीएम गहलोत केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, इसलिए बीजेपी के दिग्गज गहलोत सरकार पर वार करने का कोई मौका नहीं चूक रहे। करौली हिंसा पर सरकार को घेरने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कांग्रेस को तमाम समस्याओं का दोषी ठहराने लगे। इस देश में अराजकता, महंगाई, भ्रष्टाचार, जातिवाद, वोट बैंक, तुष्टीकरण, ये सारी जनक कांग्रेस है। भूल जाते हैं वो आपातकाल का जनक कौन है, सिखों के नरसंहार का दोषी कौन है, कश्मीर का दोषी कौन है, भारत के विभाजन का दोषी कौन है। ये विकास हो, चाहे कुशल वित्तीय प्रबंधन हो, चाहे दुनिया में भारत का मान बढ़ा हो, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में जिस तेज गति से दुनिया का मान भी बढ़ा, देश का विकास भी बढ़ा। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। जयपुर में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाओं की शुरुआत की है और उनका असर धरातल पर दिख रहा है। जोशी ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने कामों से जनता का विश्वास जीता है। देश आगे बढ़ता जा रहा है। इस कोविड पैंडेमिक में भी हम लोग देखें तो वैक्सीनेशन, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हिंदुस्तान में चल रहा है। इस थर्ड वेव में दुनिया के अनेक देशों में लॉकडाउन लगा, लेकिन हमारे यहाँ सक्सेसफुल वैक्सीनेशन के कारण कहीं कोई परेशानी नहीं आई। भरतपुर जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में चली गोली से एक शख्स की जान चली गई। मिली जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार के 2 भाइयों में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। उसी विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से प्रदीप नाम के युवक की मौत हो गई। सूचना पर लखनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नदबई CHC पहुंचाया। थाना प्रभारी पंजाब सिंह के मुताबिक 86 बीघा जमीन पर दयावली निवासी एक ही परिवार के भरत सिंह और भूप सिंह जाट के बीच लंबे समय से आपसी विवाद चल रहा है, जिसमें शनिवार देर रात को आपसी झगड़े में भूप सिंह के परिवार की तरफ से की गई फायरिंग में प्रदीप सिंह की मौत हो गई। मामले में मृतक प्रदीप के पिता ने 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीम जगह जगह दबिश दे रही है। सिंह निवासी दयावली ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। भूप सिंह व उनके पुत्र व नातियों ने मेरे बेटे प्रदीप की गोली मारकर हत्या कर दी है। बाड़मेर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यह नगर परिषद के कचरा डंपिंग यार्ड के पास पहाड़ों के बीच कटीली झाड़ियों में एक नवजात का शव मिला है। नवजात शिशु का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने ग्रामीण थाना पुलिस को सूचना दी। जानकारी के अनुसार ग्रामीण थाना क्षेत्र के गेहूं गांव स्थित नगर परिषद में कचरा डंपिंग यार्ड के पास पहाड़ों के बीच में डंपिंग यार्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को एक झाड़ी में कपड़े में लपेटा हुआ कुछ दिखा, जिसके बाद उन्होंने कपड़े को खोलकर देखा तो कपड़े में भ्रूण लपेटा हुआ था। जिसके बाद ग्रामीण थाना पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची ग्रामीण थाना पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। बताया जा रहा है कि एक शख्स ने ये भ्रूण 2 से 3 दिन पहले इन झाड़ियों में फेंका था। मौके पर पथरीली जमीन होने के कारण किसी भी व्यक्ति के पदचिन्ह नहीं मिले हैं। पहले भी बाड़मेर शहर सहित आसपास के इलाकों में कई भ्रूण मिल चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक एक भी मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। राजसमंद के नाथद्वारा में वाहन चोरों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। इतना कि वे कहीं भी कभी भी वारदात को अंजाम देकर निकल जा रहे हैं और पुलिस लकीर पीटती रह जाती है। इस बार शातिरों ने नई रोड स्थित एक कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल पर हाथ साफ कर दिया।
मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर वाहन मालिक ने पास के होटल के सीसीटीवी फुटेज देखे तो वारदात का पता चला। मिली जानकारी के अनुसार अनिकेत जाट ने कॉम्प्लेक्स के बाहर अपनी रॉयल एनफील्ड बाइक खड़ी की थी, जिसे शनिवार को अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया। काफी तलाश करने के बाद भी जब बाइक नहीं मिली तो पीड़ित ने नजदीक के एक होटल का सीसीटीवी फुटेज देखा। इसमें पता चला कि सुबह 4:28 पर बाइक पर आए दो बदमाशों ने बड़ी चालाकी से पहले रैकी की और फिर मौका पाते ही एक बदमाश बाइक का हैंडल लॉक तोड़कर बाइक चुरा ले गया। चौंकाने वाली बात यह रही कि पूरी वारदात केवल 1.5 मिनट में अंजाम दे दी गई। वाहन मालिक अनिकेत ने इसकी जानकारी नाथद्वारा थाना पुलिस को दे दी है। पुलिस जांच का जुमला उछालकर अपना वजूद साबित करने में जुटी हुई है। छत जर्जर हो चुकी है, दीवारों पर दरारों ने कब्जा जमा लिया है। यहाँ पांव रखने में डर लगता है, पता नहीं कब जिंदगी इस इमारत में दफन हो जाए। लेकिन जहाँ जाने का लोग साहस नहीं जुटा पाते, वहाँ बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे हैं। स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पर बच्चों को बैठने में कठिनाई होती है और यहाँ पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। डूंगरपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल सुरपुर में 248 बच्चे जान खतरे में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल में 12 कमरों में से 5 कमरों को 1 साल पहले जर्जर घोषित किया जा चुका है। बाकी 7 कमरों की हालत भी खस्ता है। हालत ये है कि बारिश के दिनों में स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। संस्था प्रधान का कहना है कि जर्जर भवन के बारे में उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कई बार बताया गया है, लेकिन किसी ने भी समस्या का समाधान नहीं किया। कुछ भी नहीं, हम सभी विभाग के पास जा चुके हैं, प्रशासन के पास भी जा चुके हैं, MLA और कोई भी ऐसा विभाग नहीं रहा जहाँ हम नहीं कर पड़े। सभी विभाग के पास गए पर अभी तक कोई बजट का आता पता नहीं है। प्रतापगढ़ जिले के राजपुरिया नाके पर लगभग 40 साल से रह रहे गाडोलिया लोहार परिवारों को 4 दशक बाद भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। हालात ये है कि इतने लंबे समय से यहाँ रहने के बाद भी अभी तक इन लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। राजू गाडोलिया के मुताबिक उन्हें सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। उनके घर तक आने का रास्ता भी अभी कच्चा ही पड़ा हुआ है। बरसात में नाले में पानी भर जाने के कारण उन्हें और उनके परिजनों को भूखे प्यासे घर में ही रहना पड़ता है। गाडोलिया लोहार के परिवार ने बताया कि उन्हें नहाने धोने से लेकर पीने तक का पानी 1.5 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। ना हमारी कोई सरपंच कर्मचारी कोई सुनवाई नहीं करता है, ना हमारे को राशन मिलता है। यदि हम लोग बहुत दुखी है, हमारी कुछ भी सुविधा कीजिए या हमारे को कोई चारा दीजिए, तो हम कोई धंधा पानी कुछ नहीं, हम यहाँ बेरोजगार बैठे। पीड़ितों का कहना है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि आते हैं और लेकिन उन वादों को पूरा करने की जहमत नहीं उठाते। यही वजह है कि पिछले 40 सालों से अभी तक उनकी मुश्किलों का कोई हल नहीं निकला। भरतपुर के गढ़ी बाजना पुलिस थाना क्षेत्र में आज फूड पॉइजनिंग की चपेट में आकर 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण बीमार हो गए, जिन्हें कस्बे के राजकीय रेफरल अस्पताल समेत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार रात से ही कुछ लोगों को पेट दर्द और हल्के उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी थी, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं आज दोपहर को जब कई लोगों को तेज पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत हुई तो उन्हें इलाज के लिए बयाना लाया गया। यहां आधा दर्जन से अधिक लोगों को उपचार के लिए राजकीय रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कुछ लोगों को एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया। बीमार सभी लोग एक ही परिवार के हैं जो अपने कुएं से पानी पीते हैं। आशंका है कि कुएं का पानी दूषित होने से यह लोग बीमार हुए और उल्टी दस्त और पेट दर्द के शिकार हो गए। हमारे करीब 1 दर्जन सदस्य हैं, उनको अकस्मात तबीयत खराब हुई है, उल्टी दस्त की शिकायत है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अविवाहित शहीदों के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। पिछले करीब 1 सप्ताह से झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे मोई भारू के शहीद राजेश कुमार के परिजनों ने आज परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला से मुलाकात की। उन्हें भी अपनी पीड़ा बताई। शहीद राजेश कुमार के परिवार ने मंत्री बृजेंद्र ओला को अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलता और स्मारक का पट्टा दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया कि अनुकंपा नियुक्ति नियमों के चलते अविवाहित शहीद राजेश कुमार के परिवार के सदस्यों को शहीद कोटे से नौकरी नहीं मिल पा रही है। अगर नियमों में छूट मिल जाए तो पिछले 22 साल से नौकरी के लिए भटक रहे शहीद परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी मिल सकती है। आपको बता दें कि शहीद राजेश कुमार की मां और उसके भाई पिछले 1 सप्ताह से झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे हैं। मंत्री बृजेंद्र ओला ने शहीद परिवार को आश्वस्त किया कि उनकी मांग को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचाया जाएगा। सरकार शहीद परिवारों के प्रति संवेदनशील है। जल्द ही इसको लेकर सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी। बुरी नजर से बचाने वाले नींबू को अब महंगाई की नजर लग गई है। गर्मियों का सीजन शुरू होते ही नींबू के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। सीकर की बात करें तो यहाँ मंडी में नींबू सबसे महंगा बिक रहा है। नींबू के भाव थोक में 180 रुपए किलो और खुदरा में 240 तक हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मौसम में बदलाव के कारण नींबू की फसल प्रभावित हुई, जिससे इसका उत्पादन प्रभावित हो गया। अब गर्मी में नींबू की मांग बढ़ने के कारण कमी की वजह से उसके दाम बढ़ गए हैं। सब्जी मंडी में थोक के भाव 240 रुपए चल रहे हैं। गौरतलब है कि गर्मियों के मौसम में तपती गर्मी से राहत के लिए नींबू का इस्तेमाल कई तरीकों से होता है। नींबू विटामिन सी का बड़ा स्रोत होता है। नींबू शरीर को हाइड्रेटेड रखने के साथ ही पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखता है। विटामिन सी से भरपूर नींबू का रस पीने से हृदय रोग होने का खतरा और दिल का दौरा पड़ने की संभावना कम हो जाती है। आपको बता दें कि कोरोना काल में भी एक बार नींबू के भाव 150 से 200 रुपए के बीच चले थे। श्रीगंगानगर में नींबू की कीमतों में थोड़ी कमी तो आई है, लेकिन अभी भी नींबू की कीमतें आम लोगों के मन को खट्टा ही कर रही हैं। रविवार को श्रीगंगानगर में नींबू की कीमत 200 से 250 रुपए किलो के बीच रही। बताया जा रहा है कि अब तक नींबू सिर्फ गुजरात के बाजार से ही श्रीगंगानगर में सप्लाई हो रहा था, लेकिन अब यह नींबू की सप्लाई पहले के मुकाबले ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से उसकी कीमतों में कमी आई है। नींबू ऐसे है कि गुजरात सिर्फ आ रहा और कहीं आ नहीं रहा। इससे कभी थोड़ा गिरने का नहीं है, क्योंकि जब तक बारिशें शुरू नहीं होती, नई फसल नहीं आती, तब तो रेट ऐसे रहेंगे। मैंने जो सब्जी के थोक विक्रेता हैं और खुदरा विक्रेता हैं उनका अनुमान बताया है कि जल्द ही जो लोकल सप्लाई चालू होने वाली है सब्जी की, जैसे विजयनगर मंडी है, सूरतगढ़ मंडी है, सादुल शहर है, यहाँ से सप्लाई चालू होने से सब्जियों के जो खुदरा भाव है वो काफी हद तक गिर चुके हैं। और आगे आने वाले टाइम में चूंकि शादियों का सीजन है तो ये भाव अभी लगभग इतने ही बने रहेंगे। लेकिन नींबू को लेकर जब भी कम से कम उन्होंने कहा है कि 1 महीना और इसी तरह से भाव रहेंगे। जब जैसे ही हमें लोकल प्रोडक्शन मिलने लगेगा या सप्लाई कहीं और से भी होने लगेगी तो नींबू के भाव गिरने की उम्मीद है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। गर्मी शुरू होते ही शहर में लोगों की पानी के लिए मशक्कत शुरू हो गई है। पेयजल के लिए बुजुर्ग और बच्चों तक को दूर दूर तक भटकना पड़ रहा है। जल स्रोतों के आसपास इस तरह के नज़ारे आसानी से देखे जा सकते हैं। जल स्तर कम होने से बंद हो रहे ट्यूबवेलों के कारण ये स्थिति बन रही है। तस्वीरें टोंक की है। जी हाँ, गर्मियों की शुरुआत के साथ ही टोंक में पानी की जो किल्लत शुरू हुई थी वो अब और बढ़ने लगी है। टोंक के कई हिस्सों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। जहां हो भी रही है वहां दूसरे और तीसरे दिन ही पानी आ रहा है। सप्लाई वाटर नहीं आने से लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो बीमार हो रहे हैं। टोंक की शिव शक्ति कॉलोनी, कृष्णा विहार, बसंत विहार समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पेयजल का भारी संकट है। पानी के लिए मीठा पानी के लिए नल लगवाओ। लड़ाई होती है, नाला में बर्तन चल जाते हैं हमारे। नापा को तो ये पीपा को नमा का पानी इसे बहुत परेशान हो रहे हम। कितने दूर से आते हो यहाँ पर? दूर से आता है मैं पढ़ लेने। हमारे तो मीठा पानी नहीं आता इधर, और आता है जो भी 3 दिन 4 दिन में आता पानी हमारे यहाँ। गर्मी बढ़ने के साथ ही राजसमंद जिले के कुंवारिया तहसील में पेयजल संकट गहराने लगा है। कस्बे के गोवलिया और देवली गांव के लोग टैंकर मंगवाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। गोवलिया के लोगों ने बताया कि 20 दिनों से नल से एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीणों को चिंता सता रही है कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में क्या हाल होगा। ग्रामीणों ने जल्द ही पंचायत प्रशासन से पेयजल की पुख्ता व्यवस्था करवाने की मांग की है। ग्रामीणों के मुताबिक गाँव के हैंडपंप गर्मी के दिनों में पानी कम और हवा ज्यादा देने लगे हैं। 15-20 दिन से तो बिल्कुल नल की व्यवस्था भी नहीं है। पानी पीने का, नहाने धोने का, सब की समस्या बहुत जोरदार है। 20-25 घरों में बिल्कुल नहीं आता है।
सौर ऊर्जा और गांव के बगल में लगा हुआ है। गांव के पास में तो सौर ऊर्जा का कोई सुनाई नहीं है और वो खराब पड़ी है 5-4 साल से। सौर ऊर्जा भी बंद है, उसकी भी कार्रवाई किया जाए। पानी की व्यवस्था कैसे? पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं, अपना खुद से का टैंकर से पानी मंगा के पी रहे। अलवर में पानी के लिए मचा हाहाकार थमने का नाम नहीं ले रहा। रोज रोज के भरोसे से तंग आकर ये महिला पानी की टंकी पर चढ़ रही हैं। जी हाँ, पानी की सप्लाई नहीं होने से नाराज वार्ड 24 की बीजेपी पार्षद सुमन चौधरी पानी की टंकी पर चढ़ गई। उन्होंने पानी की किल्लत से परेशान लोगों की समस्या के समाधान की मांग की। बता दें कि मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड में पिछले 3 महीने से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही। पानी की सप्लाई के लिए पहले भी लोगों ने कई बार प्रदर्शन किया था। तब जलदाय विभाग ने शहर में 48 घंटे में एक बार पानी की सप्लाई का फरमान जारी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। एक और जहां बूंद बूंद पानी के लिए लोग कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, बच्चे तक पढ़ाई लिखाई छोड़कर पानी जुगाड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लाखों लीटर पानी यूं ही सड़कों पर बेकार बह रहा है। तस्वीरें टोक के घंटाघर के पास की हैं। सड़क लबालब हो गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर जहां पानी के लिए भटकना पड़ता है, वहां ये पानी बिना मतलब के क्यों बह रहा है। आप भी ये तस्वीरें देखिए। पानी की किल्लत से जूझते टोक पर सीवरेज और पेयजल लाइन का काम कर रहे EMS इंफ्राकॉन कंपनी की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है। काम करने के दौरान लापरवाही से पानी की बड़ी लाइन टूट गई और लाखों लीटर पानी बह गया। इतना ही नहीं, घंटों पानी बहता रहा, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं था। सड़क पर पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी हुई। और इस पाइप लाइन को कम से कम भी नहीं तो 2-3 घंटे हो गए टूटते हुए, कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को, बहुत परेशानी हो रही है। कितनी देर हो गई पानी बहते हुए? 3 घंटे हो गए इसको। तो कोई प्रशासनिक अधिकारी है, कोई कर्मचारी, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, यहाँ पे कोई भी नहीं आया। यही लोग हैं जो कर रहे हैं, यही खोदते और यही भरते, पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं ये लोग। करौली शहर में 2 अप्रैल को शोभा यात्रा पर पथराव के बाद आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं को लेकर लागू किया गया कर्फ्यू 15 दिन बाद रविवार को खत्म हो गया। प्रशासन की ओर से 17 अप्रैल को सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया था, जिसके बाद नए आदेश जारी नहीं किए गए। रविवार सुबह 7 बजे बाद कर्फ्यू खत्म होने से आम जन को राहत मिली है। वहीं शहर की व्यावसायिक गतिविधियां भी सुचारू रूप से संचालित होने लगी हैं। लोगों का कहना है कि शहर में जनजीवन पूरी तरह सामान्य है। गौरतलब है कि इन दिनों शादी का सीजन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में लोगों की आवाजाही बढ़ी हुई है। हालांकि शहर में अभी पुलिस बल की तैनाती रहेगी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी सुरक्षा शांति व्यवस्था पर नजर बनाए रखेंगे। प्रदेश में घूसखोरों के खिलाफ ACB का एक्शन जारी है। ACB के इस साल के शुरुआती 3 महीनों के आंकड़ों को देखें तो इसने पिछले 3 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ACB के आंकड़ों के अनुसार इस साल की शुरुआत में ACB ने 90 दिनों में 107 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए, जिनमें 103 घूसखोरों को ट्रैप किया। इसके अलावा आय से ज्यादा संपत्ति के 4 मामले दर्ज किए गए। आपको बता दें कि इसी अवधि यानी 90 दिन में वर्ष 2021 में 102 ट्रैप किए। आय से अधिक संपत्ति के 2 मुकदमे दर्ज किए गए। वहीं 2020 में 49 ट्रैप किए और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के 2 मुकदमे दर्ज किए गए। यानी इस साल 3 महीनों में ACB ने ट्रैप की 2 गुनी कार्रवाई की। ये कार्रवाई ACB के DG BL सोनी और ADG दिनेश MN के सुपरविजन में की गई। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित श्रीगंगानगर जिले में सीमा पार पाक से मादक पदार्थों की तस्करी जोरों पर चल रही है। हाल ही में BSF पुलिस और CID की संयुक्त कार्रवाई में पकड़े गए 5 तस्करों ने बड़ा खुलासा किया है। पूछताछ में सामने आया है कि पिछले 6 महीने में सीमा पार पाकिस्तान से लगभग 35 किलो हेरोइन ड्रोन के जरिए राजस्थान के रास्ते भारत पहुंचाई गई है। पाकिस्तानी तस्कर ड्रोन के जरिए तयशुदा समय और जगह पर ड्रग्स को ड्रॉप करते हैं। उसके बाद इस ड्रग्स को स्थानीय तस्कर पंजाब पहुंचाते हैं। इसकी एवज में वे भारी रकम वसूल करते हैं। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि हेरोइन की डिलीवरी करने की एवज में स्थानीय तस्करों को हर बार 1 लाख रुपए की मोटी रकम मिलती है। तस्करों से पूछताछ में सामने आए इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां और चौकन्नी हो गई हैं। 5 लोगों को यहाँ गिरफ्तार किया है और उन 5 लोगों से 4 किलो हेरोइन तो बरामद हुई है
और 3 किलो हेरोइन ऐसी थी जो उन्होंने अपने घर के सेप्टिक टैंक में घोल दी थी। वहाँ से उसके सैंपल लेके और FSL में भेजे गए हैं। इन लोगों ने बताया है कि ये कुछ पंजाब के तस्कर थे जिनको ये आगे सप्लाई करते हैं, जिन्हें नामजद किया गया है। बांसवाड़ा में भवानपुरा में भैरव जी का मेला आयोजित किया गया। ये मेला पूरे 2 साल के बाद आयोजित हुआ था। मेले में सरकार के 3 मंत्रियों ने भी भाग लिया। जी हां, प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट, जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी, जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया, डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा, नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी समेत कई गणमान्य लोगों ने मेले में हिस्सा लिया। मेले के शुभारंभ में भगवान भैरव जी की विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद मेले का आयोजन किया गया। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम रात 9 बजे शुरू हुआ, जो रात करीब 1 बजे तक चलता रहा। इस कार्यक्रम में न सिर्फ प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आए कलाकारों ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान टीवी पर अपने डांस से पहचान बना चुके प्रवीण प्रजापति ने भवाई नृत्य प्रस्तुत किया। देर रात तक चले मेले में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और मेले का मजा लिया। मेले में आने वाली भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। पाली जिले में पानी का संकट गहराता जा रहा है। जवाई बांध सूखने के कारण पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए पाली जिले को जल संकट से निकालने के लिए जोधपुर से स्पेशल वाटर ट्रेन को आज फ्लैग ऑफ कर रवाना किया गया। स्पेशल वाटर ट्रेन में 40 वैगन है। एक वैगन में 50,000 लीटर पानी लाया जा रहा है। ऐसे में एक फेरे में लगभग 20 लाख लीटर पानी पहुंचाया जाएगा, जिसका खर्च 4,10,000 प्रति फेरा आएगा। 40 वैगन है। एक वैगन में करीब 54,000 लीटर पानी आता है। इसके चलते करीब 21,60,000 लीटर पानी होता है। जब पाली के प्यास को तरसते लोगों के हलक को तर करने का काम रेलवे विभाग करेगा और रेलवे विभाग अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए ये पुण्य का काम करने जा रही है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।